करते क्या है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, क्लास लाइव ही चल रही है भैया, ठीक है। कैसे क्या करना है बायोटेक में, ओवरऑल करते क्या है वो दिखाने जा रहा हूं आपको, है ना। आ जाओ, देखो, आइए देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी आइसोलेशन ऑफ जीन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले करते हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। मान लो इंसुलिन जीन डालनी है मुझे इकोलाई में, तो आगे इंसुलिन जीन का आइसोलेशन करना होगा। पूरा प्रोसेस बताऊंगा भी, ओवरव्यू चैप्टर का दे रहा हूं। फिर क्या करेंगे, इस डिजायर्ड जीन को या इंसुलिन जीन को, इस इंसुलिन जीन को या डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करेंगे इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ये सब क्या है सब बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं, डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर मतलब मैंने क्या किया, इंसुलिन जीन आइसोलेट किया, फिर इंसुलिन जीन को होस्ट सेल ई कोलाई में डाल दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, बोले तो प्लाज्मिड। जब इंसुलिन जीन डाल दिया ई कोलाई में, अब मुझे इसे मल्टीप्लाई कराना है। ई कोलाई को मल्टीप्लाई कराऊंगा, कहां कराऊंगा, इन स्टेराइल कल्चर मीडियम। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मीडियम, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मतलब कोई दूसरा माइक्रोब ना हो। स्टेराइल कल्चर मीडियम में कल्चर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि सो एज टू प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन लार्ज स्केल। इसलिए करा रहा हूं मल्टीप्लाई, ताकि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बना सकूं। इंतजार करिए, एक एक शब्द क्लियर होंगे, चिंता ना करें, ठीक है। इस स्लाइड को मैं आगे बढ़ाता हूं, दोबारा आऊंगा इस स्लाइड पे, आगे डायग्रामेटिकली इसे समझा दूं मैं, है ना। बिल्कुल, आ जाओ। देखो बच्चों, ये रहा डीएनए जिसमें डिजायर्ड जीन है, इंसुलिन जीन है। ये है डीएनए विद डिजायर्ड जीन, ये वो डीएनए है जिसमें इंसुलिन जीन है, ये रहा, ठीक है। और ये रहा प्लाज्मिड, ये रहा बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ये है बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जिसे हम वेक्टर की तरह यूज करेंगे, इसे हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करेंगे, तब आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। देखो, एक मैंने प्लाज्मिड ले लिया, एक प्लाज्मिड ले लिया और डीएनए ले लिया जिसमें इंसुलिन जीन है, डिजायर्ड जीन। क्या करना है बच्चों, अब इन दोनों को ना सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। क्या, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों काटना है, उसकी वजह जानना है तो मैं जो समझा रहा हूं वो समझ लो, फिर आगे की बात बढ़ाते हैं, ठीक है। सेम एंजाइम से क्यों काटना है, ये जो चीज मैं समझा रहा हूं वो देखो जरा। मान लो एक डीएनए है, एक डीएनए है, ये ऐसे, ये डीएनए है, यहां पर GAATTC है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री GATTC है, सही है। ये ऐसे ATTAGC है ना। एक डीएनए ये है, ये ऐसे, यहां भी GATTC है। ये ओवरव्यू दे रहा हूं इस चैप्टर का, कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं ये पता रहना चाहिए शुरुआत से ही कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने का क्या फायदा है। आप सब जानते हैं ये ई और फर्स्ट एंजाइम से कटेगा, है ना। तो दोनों को जब मैं सेम एंजाइम से काटूंगा, याद है आपको, ई और फर्स्ट इस सीक्वेंस को काटता है, वो भी जी और ए के बीच। ई और 1 कहां काटता है, जी और ए के बीच। आपकी एनसीईआरटी में पुरानी है तो 196, नई है तो 166 में ऐसा कोई डायग्राम बना है।
पुरानी में 196, नई में 166। सब कुछ सारे तीर सही लगे हैं, लेकिन ये वाला तीर ना यहां पर लगा है, उसे भी जी और ए के बीच कर दो। सही है सोनाली? अभी दूसरी स्लाइड है ये। हाँ, अभी फोकस करो। 166 नई है तो, पुरानी है तो 196। देखो ऐसा कोई डायग्राम बना है, सारे तीर सही लगे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन ये वाला तीर गलत लगा है, तो जी और ए के बीच कर देना। सही है? चलो, अब जब बच्चों ये यहां से कटेगा तो आपको क्या लगता है? हाँ, एक बार होगा गोपाल, उसकी बात हो रही है, देखेंगे आगे मैकेनिज्म में आएगा चीजें। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो जो मैं बता रहा हूं। अब ये कटेगा तो आपको नहीं लग रहा ये हिस्सा हट जाएगा? ये हिस्सा हट जाएगा। एक सेकंड, तो जब ये हिस्सा हट जाएगा, इतना हिस्सा तो कट के अलग हो जाएगा। इधर से ये जी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, इधर से ये वाला जी वाला हिस्सा हट जाएगा, इधर से ये वाला हिस्सा हट जाएगा। अब जो बचा लिख रहा हूं, तो देखो क्या हुआ, यहां तो सिर्फ जी बचा और यहां सी टी टी ए ए ये बचा भाई। सही है? अब इधर आओ, इधर का भी देखो, तो ये ऐसे है, ये इतना बचा, यहां ए टी टी, ये सी, ये जी है, यही बचा ना। सिंपल। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया, इन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स। इसे क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। ठीक है, स्टिकी एंड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब इनको जोड़ने लाओगे तो आपको नहीं दिख रहा ये क्या? नहीं, कि ए के सामने टी आएगा, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए, टी के सामने ए। अरे मतलब ये हुआ कि अगर सेमी एंजाइम से काटोगे तो स्टिकी एंड तो आए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आए। कैसे आए? कॉम्प्लीमेंट्री। सही है? अब जब कॉम्प्लीमेंट्री आए, तो जब इन दोनों को पास पास लाऊंगा तो थोड़ी देर डीएनए लाइगेज के बिना ये ठहर सकते हैं। मतलब ये जी टी 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 ए ए। अब सामने वाले स्ट्रैंड का ए टी टी हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर टिक जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर टिक जाएंगे। सी जी ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर टिक गए, है ना? ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, वही स्टिकी एंड्स की बात है हर्षवर्धन, है ना? अब टिक गए तो अब मौका मिल गया, डीएनए लाइगेज यहां पर और यहां से इनको जोड़ देगा। सही है? तो एनसीईआरटी कहती है स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स, स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। अरे जब थोड़ी देर ठहरेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के सहारे, तब ना डीएनए लाइगेज को मौका मिलेगा बॉन्ड बनाने का। सही है? तो ये स्टिकीनेस है और कॉम्प्लीमेंट्री है। सही है? इसलिए सेम एंजाइम से काटा। तो ये सब मैं हटा रहा हूं। अब ये 196 पुराने में, नए में 166 में दिया हुआ है। तो देखिए, अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं। तो देखो जरा, करना क्या है? कट बाई सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। किस लिए काटा? सो एज टू क्रिएट, ध्यान से देखना, सो एज टू क्रिएट स्टिकी एंड तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड, सो एज टू क्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स। सही है? और स्टिकीनेस से ही तो डीएनए लाइगेज काम कर पाएगा। स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। मतलब स्टिकीनेस है, इसीलिए डीएनए लाइगेज काम कर पा रहा है, दोनों डीएनए के टुकड़ों को जोड़ पाता है।
सही है, सही है। लाइगेज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप बन गए थे, वो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना था वो किया इसने। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब सेम एंजाइम से काट दिया आपने तो ये कैसा हो गया, देखो ना, मान लो सेम एंजाइम से काटा तो ये ऐसे हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है, और इसी तरह ये भी ऐसे हो गया, देख रहे हो, सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया, स्टिकी एंड, इसको भी काटो, जब इसको काटा तो ये भी ऐसे। क्या अब आप समझ चुके हैं कि ये जो 4 बेस है और ये 4 बेस है कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 4 बेस और ये 4 बेस कॉम्प्लीमेंट्री है। डीएनए लाइगेज सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, देख लेना दोबारा यहां, देखो, चलो इनको डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ते हैं। तो देखो भाई, ये रहा ये वाला हिस्सा, ध्यान देना, अभी पता चल जाएगा कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये हिस्सा ले आओ। अब ये डिजायर्ड जीन, इंसुलिन जीन है अपनी, लाओ, तो जब लाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, वो अपने आप बन गए, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड अपने आप बन गए तब ना ये पीला वाला टुकड़ा यहां पर रुक पाया। हर जगह लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, सही है। तो देखिए क्या पूछ रही है, चैप्टर कब चालू होगा? चालू हो गया भाई, पिछली क्लास में ही चालू हो गया। राजू कुमार जी, आप अच्छे से जाकर पढ़ लीजिए, कहीं भी लाइगेज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बनाता है। आप दोबारा पढ़िए चीजों को, ठीक है, हाँ गड़बड़ पढ़ लिया भाई। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, वीक बॉन्ड अपने आप बन गया। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो ये पीला और जो पिंक है इनको जोड़ना है, वो काम डीएनए लाइगेज करेगा। तो डीएनए लाइगेज बना देगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ही जुड़ेगा भाई। ये लो जुड़ गया, लो तैयार हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए या काइमेरा डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या काइमेरा डीएनए, ये तैयार हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या काइमेरा डीएनए, सही है, ठीक है। चलो आ जाओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है बच्चों। अब क्या करें, मतलब मैंने प्लाज्मिड में अपनी इंसुलिन जीन फिट कर दी, मैंने काइमेरा मतलब हाइब्रिड मिक्स, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये जो प्लाज्मिड है उसमें मैंने इंसुलिन जीन फिट कर दी, सही है, फिट हो गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार। अब इसे डालना है होस्ट सेल में। होस्ट सेल मतलब किसी में भी जिसमें इसे डालो, जिस सेल में इसे डालोगे वो होस्ट सेल है। मान लो मैं डाल रहा हूं ई कोलाई में, ठीक है। अब तो अगली स्लाइड में ही दिखा सकता हूं, देखो अगली स्लाइड, रख दो, अगली स्लाइड देखो, ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था उसे ट्रांसफर कर दो इनटू होस्ट सेल लाइक ई कोलाई, होस्ट सेल लाइक ई कोलाई। अरे जिसमें भी डालोगे इस डीएनए को उसे होस्ट सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दो ई कोलाई में। अश्विनी कुमार, जो भी पढ़ाए कोई बात नहीं बच्चे, अभी पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है ना, नीट निकालना है ना, बस पढ़ लो। देखो इसको डालो ई कोलाई में, चलो डालते हैं ई कोलाई में। तो देखो भाई, ये रहा बच्चों ई कोलाई, ये है ई कोलाई। ई कोलाई का ये रहा इसका खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए, इसमें हमने क्या डाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, चलो डाल देते हैं। याद है ये प्लाज्मिड है, ये अपनी इंसुलिन जीन है, डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई।
क्या बच्चों, अब इस इकोलाई को बोलूं मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई? अरे जीएमओ बोलो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपको नहीं लग रहा इस इकोलाई? हाँ देखो, स्टिकीनेस के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों डीएनए के टुकड़े फंस गए। अब डीएनए लाइगेज को मौका मिल जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का, सही है। डीएनए के जो टुकड़े थे वो सिंगल स्ट्रैंड हो गए थे, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड से फंस गए, अटक गए थोड़ी देर के लिए, तो डीएनए लाइगेज को मौका मिल गया इनको जोड़ने का। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से ना जुड़ते तो डीएनए लाइगेज को मौका ही नहीं मिलता। पढ़ेंगे प्लाज्मिड, पढ़ेंगे, चिंता ना करो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अब चलो पढ़ेंगे, प्लाज्मिड भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई है, अब मैं बोलूं ध्यान से सुनिएगा। आपको नहीं लगता कि मैंने इकोलाई का जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल दिया? मैंने इकोलाई का जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल दिया। अरे भाई, एक नई जीन डाल दी, इंसुलिन जीन डाल दी। अब जब इंसुलिन जीन डाल दी तो एक नई जीन मिल गई ना इसको, तो जीनोटाइप बदल गया, तो फिनोटाइप भी बदल गया। इसको एक नया कैरेक्टर मिल गया, इंसुलिन बनाने का एक नया कैरेक्टर बन गया, सही है। हाँ बिल्कुल आदिल, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप बनेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लाइगेज बनवाएगा बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बन गया जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई। अब क्या करूं बच्चों, एक ही इकोलाई में मैं इंसुलिन जीन डाल चुका हूं, सही है, डन। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है बच्चों, करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इकोलाई बनानी है। अरे बिलियन ट्रिलियन कर दो ना, जब इकोलाई 1 से 2 होगा तो ये भी तो 1 से 2 होगा। इकोलाई बिलियंस हो जाएंगे तो ये भी तो बिलियंस हो जाएंगे। सोचो, बिलियन कॉपीज ऑफ इंसुलिन जीन की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके कितना इंसुलिन बनाएंगे, सही है। इकोलाई के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड थे वो तो डिजायर्ड जीन न्यूक्लियोटाइड के से, अरे नहीं पगले है क्या, जीन सेम है बच्चा, वो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां काटता है ना वो सीक्वेंस सेम था, बाकी तो अलग है ना। अरे जीनोटाइप भी बदलेगा भाई, जीन नहीं दे दी ना बच्चे, जीन नहीं दे दी ना तो जीनोटाइप तो बदल ही गया। जब तक जीन नहीं बदलेगा फिनोटाइप कैसे बदल जाएगा? तो एनसीईआरटी ने लिखा है फिनोटाइप बदलेगा, मैं बोलता हूं जीनोटाइप बदला, इसके बाद फिर फिनोटाइप बदला। सब पढ़ेंगे हम, अभी आउटलाइन है, अभी ये ना सोचे कि कहां से क्या निकाला, सब पता चलेगा। प्लाज्मिड इकोलाई के नहीं, किसी और बैक्टीरिया की है, कहीं से भी लियो, अभी कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ आउटलाइन, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई बन गई, अब इसे कल्चर करो बच्चों। क्या करना है? कल्चर करना है, मल्टीप्लाई कराना है, मेरा कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई कराओ। क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हो? कल्चर द होस्ट सेल, लेकिन कैसे मीडियम में? इन स्टेराइल कल्चर मीडियम। अरे वही माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मीडियम, मतलब ऐसे मीडियम में जहां पर अरे इकोलाई के पास इम्यून सिस्टम नहीं है भाई, यूकैरियोट हमारे पास है। अब सुनो मेरी बात, कैसे मीडियम में से मल्टीप्लाई कराना है? जहां पहले से कोई माइक्रोब ना हो। नहीं सोचो ना यार, दूसरा माइक्रोब पहले से है, उसी में ये डाल दोगे तो इसको कंपीट नहीं करना पड़ेगा दूसरे माइक्रोब से ग्रो करने में, कंटामिनेशन क्रिएट होगा। इसलिए कोई दूसरा नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए, सिर्फ ये, ताकि ये बेधड़क डिवाइड करे, करोड़ों कॉपी बन जाए इकोलाई की, ताकि करोड़ों इंसुलिन जीन बन जाए, और करोड़ों इंसुलिन जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगी तो ढेरों इंसुलिन हार्मोन बनेगा।
समझ रहे हैं? तो क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। बच्चे आपको नहीं लग रहा है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो करोड़ों कॉपी इंसुलिन जीन की बन गई? तो मतलब इंसुलिन जीन की मैंने क्लोनिंग करा ली। क्लोनिंग स्टेराइल बता चुका हूं बच्चे, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। अनंत कुमार अभी आउटलाइन है, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? अभी ये सिर्फ आउटलाइन है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, कैसे होगा, क्यों होगा, सब बताऊंगा ना यार। कभी ऐसा हुआ है क्या कि वैसे ही बता दिया? बच्चे गोपाल झा बोल रहा है एक्सप्रेशन देगा कि नहीं, वो जरूरी नहीं है, इसीलिए तो कई एक्सपेरिमेंट करेंगे ना बच्चे, जिसमें आएगा उसको देखेंगे, ठीक है? तो अभी सिर्फ आउटलाइन है, आप घबराए नहीं कि ये अचानक से क्या होने लगा। एक एक चीज बारीकी से बताई जाएगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, मतलब ये सोच लो मैं बता रहा हूं इस चैप्टर में ये होगा, और तो ये होगा, पूरा चैप्टर को ओवरव्यू दे रहा हूं एक डायग्राम में, ठीक है? आ जाओ बच्चों, ठीक है? तो एक तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करा रहे हो तो करोड़ों कॉपी बन गई इस जीन की, तो जीन की क्लोनिंग हो गई, सही है। दूसरा बच्चों, आपको नहीं लग रहा मैंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई बना लिया था, अब इसकी करोड़ों कॉपी बना रहा हूं, तो करोड़ों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गए, करोड़ों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो मतलब क्या बनाना चाह रहा हूं मैं? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बना रहा हूं मैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अरे जीएमओ जिसे बोलते हैं, ये जीएमओ ही तो है। ये क्या है? जीएमओ। ये जीएमओ बन गया, या बोलो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना लिया। क्या? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना लिया। एक नाम और बोलूं? अरे हमने ढेरों बना लिए टेलर मेड ऑर्गेनिज्म। टेलर मेड ऑर्गेनिज्म मतलब अरे जरूरत के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म चाहिए था वो बना लिया। और क्या? और क्या? और क्या? और ये देखो, एक तो करोड़ों इकोलाई हो गई, तो करोड़ों कॉपी इंसुलिन जीन की हो गई, ठीक है? एक। दूसरा, मैंने करोड़ों जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई बना लिया, ठीक? तीसरी बात देखो बच्चों, जब करोड़ों इकोलाई हो जाएगी, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इकोलाई हो गई, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इंसुलिन जीन हो गई, तो सब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके क्या बनाएंगे? इंसुलिन हार्मोन, है ना? अब सोचो इंसुलिन हार्मोन कितना सारा बनेगा। अब इंसुलिन हार्मोन जब बन गया बच्चों, तो इसको मार के इससे इंसुलिन निकाल लेंगे और उस इंजेक्शन में पैक करके मार्केट में बेचेंगे। मतलब क्या करना चाह रहे हो आप? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इंसुलिन जीन डाला है तो इंसुलिन हार्मोन बन जाएगा, कोई एंजाइम बनाने वाली जीन डाली तो एंजाइम बन जाएगा, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, तरह तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तीसरा क्या? प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लाइक कोई हार्मोन बनाना हो, एंजाइम बनाना हो, वैक्सीन बनाना हो, एंटीबायोटिक बनाना हो, बना सकते इन लार्ज स्केल। एंटीबायोटिक्स बनाना हो इन लार्ज स्केल, तो ये कर सकते हैं, सही है? टेलर मेड मतलब जरूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से ऑर्गेनिज्म बनाए, सही है? ठीक है, अभी समझने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग, एक दो लोग हैं ना जिनको नहीं आ रहा है अभी समझ में, टेंशन ना लो, अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है। समझने वाला काम अलग से आएगा, जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो सुनिए मेरी बात बच्चों, अब मेरी बात पूरी सुनिए। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है? देखो, अभी जो मैंने दिखाया बच्चों, इसको मैं पहली स्लाइड में लेके चलता हूँ आपको। देखो जरा, क्या बोला था? पहले डिजायर्ड जीन निकालेंगे, ग्रोथ हार्मोन भी बनाते हैं हम, डिजायर्ड जीन निकालेंगे, इंसुलिन जीन निकाल लिया, फिर इंसुलिन जीन को, डिजायर्ड जीन इंसुलिन जीन को होस्ट सेल ई कोलाई में डाल दिया विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड। इंसुलिन जीन को हमने होस्ट सेल में डाल दिया,
ई कोलाई में डाल दिया प्लाज्मिड की मदद से। फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर मल्टीप्लाई किया, ई कोलाई को मल्टीप्लाई किया। क्यों कहां मल्टीप्लाई किया? इन स्टेराइल, बोले तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कल्चर मीडियम। अरे केवल वही मल्टीप्लाई करना चाहिए, केवल वही मल्टीप्लाई करना चाहिए जिसमें इंसुलिन जीन है, तब ना हमें इंसुलिन हार्मोन खूब सारा मिलेगा। तो यही तो लिखा है, सो एज टू प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। सही है। अब इसी को डायग्रामेटिक देख लो, डायग्रामेटिक देखो, ये सिर्फ आउटलाइन है, ये ना सोचो कॉन्सेप्ट है ये। देखो जरा एक सेकंड, बच्चों देखो, बच्चों देखो, जो अभी बताया ना उसी को देख। क्लोनिंग वेक्टर मतलब प्लाज्मिड। बच्चे क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, साइंटिस्ट भी बताऊंगा, लेकिन जो अभी मैंने बताया ओवरव्यू, उसी को अब और समझते। देखो, इंसुलिन जीन वाला डीएनए निकाला, प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड लिया, पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या है, सब देखेंगे। क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर सब एक एक शब्द क्लियर होगा। अभी सिर्फ इतना बच्चों, प्लाज्मिड लिया और डीएनए विद डिजायर्ड जीन लिया, दोनों को सेम एंजाइम से काटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड आ गए। डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया तो क्या बन गया? दो अलग, मेरा डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए क्या हो गया? रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरा डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। अब क्या करूं? इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दो ई कोलाई में, ई कोलाई में ट्रांसफर कर दो। अब ट्रांसफर कर दिया तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे मीडियम में जहां केवल ये मल्टीप्लाई करे, कोई और नहीं। क्यों करवा रहे हो? ताकि इंसुलिन जीन की ढेरों कॉपी बन जाए। दूसरा, ढेर सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई बन जाए। फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, अरे मतलब ये हार्मोन, एंजाइम, कुछ भी लार्ज स्केल में बना सके। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, आप ऐसा करो, एनसीईआरटी में जहां पर चैप्टर शुरू हुआ है वहां पर आओ जरा, वहां पर आओ, देखो जरा, आओ जरा फटाफट। बॉटम में देखो, दो कोर टेक्निक है जिससे बर्थ हुआ मॉडर्न बायोटेक का। देखो तो, दो कोर टेक्निक है जिससे बर्थ हुआ मॉडर्न बायोटेक का। पहला देखो क्या दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। देख लो अच्छे से, क्या दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखो क्या लिखा है कि हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री अल्टर करते हैं। केमिस्ट्री अल्टर मतलब चेंज करना। जेनेटिक मटेरियल की हम केमिस्ट्री अल्टर करते हैं। जेनेटिक मटेरियल की हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री अल्टर करते हैं। अब केमिस्ट्री अल्टर करते हैं मतलब, अरे देखो ना यार, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिक्स करोगे तो केमिस्ट्री ही तो बदल रहे हो, केमिस्ट्री तो बदल रहे हो। फिर क्या किया? देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उसे डाल दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ई कोलाई में डाल दिया, जिससे उसका फिनोटाइप बदल गया। अरे नई जीन मिल गई तो फिनोटाइप तो बदलेगा ही, इंसुलिन बनाने की प्रॉपर्टी आ गई। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। कोई बाहरी जीन ली हमने, कोई बाहरी इंसुलिन जीन ली हमने और उसे प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ दिया। अल्टर मतलब चेंज, तो केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, दो अलग अलग डीएनए को जोड़ दिया, फिर डाल दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल गया। यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है। अब दूसरा क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में बच्चे एनसीईआरटी लिखती है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में एनसीईआरटी लिखती है, देखना क्या लिखा है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। क्या लिखा है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट, अरे मतलब वही भाई, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना। क्या बोल रहा हूं?
माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ताकि केवल वही ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करे, वही ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करे जिसके पास इंसुलिन जीन है, ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बन सके। फिनोटाइप का जायद मतलब इंटरनल आउटर दोनों हो सकता है बच्चा। जैसे मेरा इंसुलिन हार्मोन, मेरा ब्लड शुगर लेवल, ये भी फिनोटाइप है, इंटरनल है। ठीक है बच्चों, लिखा है ना बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अगले पेज में। ठीक है जी। तो ये था 2 कोर टेक्निक जिससे बर्थ हुआ मॉडर्न बायोटेक का, वो 2 है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बच्चों बायो प्रोसेसिंग। क्लियर? हिंदी में आलम यही लिखा है कि जो अनुवांशिक पदार्थ है उसकी रासायनिक प्रकृति बदल दी ताकि जीव का फिनोटाइप बदल जाए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों मुझे साइंटिस्ट के बारे में 2 बताना है। मतलब मुझे ये आउटलाइन है, ये ना समझ रहे, सर ने बता दिया, हो गई कहानी। एक एक टुकड़ा डिटेल में 4 लेक्चर अभी पढ़ेंगे और सिर्फ यही पढ़ेंगे। तो देखो, अब मुझे बताना होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब 2 साइंटिस्ट के नाम और काम। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक सेकंड, 2 लोगों के नाम और काम बता। एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट, एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट। बच्चों एक छोटा सा काम है मुझे, आप लोग 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं वापस आता हूं। साइंटिस्ट, सारा काम, सारी चीजें बताता हूं। 5 से 10 मिनट। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्लास को मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा बच्चों, आप लोग भी 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए बुलाया था कुछ से। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी वापस आता हूं। ठीक है बच्चों, कहीं जाना नहीं है। एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है,
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवम्
तो आ जाइए, मैं आ चुका हूँ। कुछ जरूरी काम था बच्चे, इसलिए डिले हो गए। सॉरी फॉर द डिले। आ जाइए सभी, इधर आ जाओ। हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 20 मिनट आ गया। अजीत अजीत अजीत, अरे भाई कोई और इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे दिक्कत थी। चलिए आ जाइए। वेलकम वेलकम वेलकम, सॉरी फॉर द डिले। आ जाइए। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हो यार, कुछ काम आ गया था और कोई वजह नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोग हो यार, आप लोग से इंपॉर्टेंट कौन होगा? ऐसे तो नहीं छोड़ता है अपन। ओके बच्चों, रेडी, स्टडी एंड गो। ठीक है, आ जाइए। ऐसा करते बच्चों, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताना है मुझे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं थोड़ी सी एनसीईआरटी और हो जाए, डायग्राम देखते हुए। हाँ आइए, थोड़ी एनसीईआरटी हो जाए। अबे राकेश बोल रहे सो गए थे हम, ऐसे थोड़ी सोना है भाई। ओके चलिए बच्चों, आइए। बच्चों जहां पर अपन ने बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग बताई ना, मैंने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जहां पर बताई, उसके अगले पैराग्राफ की कहानी सुना रहा हूं। सही है, उसके आगे की कहानी सुना रहा हूं। सुनिए, एनसीईआरटी की लाइनें बहुत ध्यान से हाँ ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंजर्व करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंजर्व करता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर ये सब होता ही नहीं, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंजर्व रहेगी। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट परमिट्स वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए वेरिएशन आता है। सही है। दूसरी बात, अरे भाई मॉड्यूल का पेज नंबर 21, 22 का डायग्राम मिसिंग है, जब मैं पढ़ाऊं तो बना लेना, ठीक है? हाँ, अब सुनो आगे आगे आगे। बच्चों एनसीईआरटी कहती है वो जो ट्रेडिशनल मेथड था ना हाइब्रिडाइजेशन का, मान लो, एक सेकंड, एक ऐसा कुछ और है क्या अपने पास? एक सेकंड बच्चे, बस वापस करो। गौरव ने बोला मैडम ने सब्जी मंगाई थी क्या? अरे नहीं भाई, सब्जी वब्जी आ जाती है। अभी इधर देखो बच्चों, मान लो ये दो पौधे हैं, ठीक है, प्लांट एनिमल कुछ भी, ये दो पौधे हैं। इस पौधे में ना एक अच्छे डिजायर्ड कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है, एक अच्छे कैरेक्टर है इसमें, एक अच्छा कैरेक्टर। तो अपन पुराने जमाने में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या कराते थे? इसका पॉलन ग्रेन इसमें डाल देते थे, भाई इसमें अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका पॉलन ग्रेन इसमें डाल देते थे।
तो अब इसमें जो बीज बनेंगे उसमें इसके भी कैरेक्टर और इसके भी कैरेक्टर, सही है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। इसका ड्रॉबैक ये था कि इसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी तो आ गई, मैंने पूरा पॉलन डाला है भाई, पूरा पॉलन ग्रेन डाला है, तो इसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी तो आ गई, लेकिन इसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी भी तो आ गई, इसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी भी आ गई। ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था, सही है, सही। अच्छा, अब बारी आई, ठीक है ना, इतना हो गया, ठीक है। लेकिन जब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आया है, जब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसकी डिजायरेबल जीन निकालूंगा और सिर्फ डिजायरेबल जीन डालूंगा। जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक आई है, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं, जीन की क्लोनिंग करते हैं, उसमें समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक आई है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं, तब से हम क्या करेंगे, इसका डिजायरेबल जीन बस निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। समझ रहे हो बच्चों? अरे डिजायरेबल जीन बच्चे, पॉलन इनकम्पेटिबिलिटी तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है गणेश, ठीक है ना? तो कई तरह के पौधों से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर मतलब प्रोसेस। तो जब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई है, ये ड्रॉबैक खत्म हो गया है, सही है। अच्छा, इसके बाद ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद बच्चों एक है, एक पैराग्राफ उसके बाद और है, वो पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ना है, वो पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ना है। वो पैराग्राफ पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन नाम की टेक्निक आएगी, वहां पर डिस्क्राइब करूंगा ये पैराग्राफ। उसके बाद वाला पैराग्राफ नीट में आया हुआ है, सही है, हाँ ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है वो समझाना है। आइए, रेडी फॉर, लीजिए, थैंक यू, आ जाओ बच्चों। देखो बच्चों, पहला नाम ले रहा हूं पॉल बर्ग का। क्या? पॉल बर्ग का। इन्होंने बच्चों पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर कराया था। इन्होंने पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर कराया था। इन्होंने इंक्लूजन मतलब इंक्लूड होना, इंक्लूड होकर डिजायरेबल जीन के साथ इंक्लूड होकर अनडिजायरेबल चला जाता था। अरे भाई देखो, बॉटम से जो सेकंड लास्ट पैरा है वो नहीं पढ़ना है, बॉटम से जो सेकंड लास्ट पैरा है वो नहीं पढ़ना है। वो जिस दिन मैं माइक पेज नंबर भी बताओ यार, हद करते यार। पेज नंबर 194 वही तो पढ़ रहे थे ना यार, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला। पुरानी एनसीईआरटी में 194, नई एनसीईआरटी में 164। बॉटम से सेकंड पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। जिस दिन माइक्रो इंजेक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन बात करें। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड होना, उसके साथ आ जाना, ठीक है। अब आओ बच्चों, पॉल बर्ग जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, सही है, उन्होंने पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर कराया था। किया क्या था, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन्होंने किया क्या था, सिमियन वायरस 40, क्या? सिमियन वायरस 40 की एक जीन निकाली और डाल दिया ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज। क्या बोल रहा हूं? सिमियन वायरस 40 की एक जीन निकाली, हाँ ओरिजिन वाला ऑफ रेप्लिकेशन वाला भी नहीं पढ़ना है। सिमियन वायरस 40 की एक जीन निकाली और ई कोलाई में डाल दिया विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज। लैम्डा फेज वायरस है ना। व्हाट ही डिड, ही ट्रांसफर्ड a gene of simian virus 40। सिमियन वायरस 40 बोले तो SV40 की एक जीन निकाली, ठीक है। सिमियन वायरस 40 की एक जीन निकाली, ट्रांसफर्ड अ जीन ऑफ सिमियन वायरस 40 टू ई कोलाई, ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। by
यूज ऑफ लैम्डा फेज। सही है, इनके बारे में ज्यादा नहीं, बस इतना ही है, ठीक है ना। लैम्डा फेज मेन है बच्चों, ये जो एनसीईआरटी में दिया है ना, वो स्टैनली कोहेन, क्या नाम है, ध्यान से बच्चों, एनसीईआरटी ने बहुत घुमा फिरा के दिया इनका काम, इसलिए बहुत अलर्ट होकर। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने बच्चों तैयार किया था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कब? 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था 1972 में। ईयर भी याद रखना है, बहुत बहुत ध्यान से। हाँ पुतिन जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो सब नहीं याद करना, जो मैं बता रहा हूं बस उतना करना है। देखो बच्चों, इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था 1972 में। इनका काम एनसीईआरटी ने जो लपेट लपेट के घुमा घुमा के लिखा है, पता ही नहीं चलता, तो मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने जा रहा हूं। सही है, आ जाओ। देखो तो मामला ये है बच्चे, ये बैक्टीरिया है, एक अननोन बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है ये इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड डीएनए है। क्या है ये? न्यूक्लियोइड डीएनए है। और ये बच्चे इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए है। इस अननोन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस अननोन बैक्टीरिया, नाम नहीं लेना है अपन को। हाँ, नोबेल प्राइज मिला था पॉल बक को भाई, लेकिन क्यों पीछे पड़ा है यार, नहीं याद करना है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं बोल रहा हूं इस अननोन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड पढ़ेंगे, चिंता ना करो, सब आएगा यार। अभी तो इंट्रोडक्शन ये बता दूं तो इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, फिर चैप्टर शुरू करूंगा मैं। सही है। अच्छा सुनो, ये जो प्लाज्मिड है बच्चों, इस प्लाज्मिड में था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इस प्लाज्मिड के से निकाल लिया गया ये जीन, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अननोन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से, बैक्टीरिया का नाम मुझे पता है लेकिन आपको नहीं चाहिए भाई, आपको सिर्फ अननोन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकाल लिया गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब थोड़ी देर पहले डिजायर्ड जीन के नाम पर, सिमियन वायरस 40 वायरस का नाम है और क्या, डिजायर्ड जीन के नाम पर इंसुलिन जीन थी, अब डिजायर्ड जीन के नाम पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। राजकुमार जी बोल रहे हैं पॉल बग ने नहीं बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बनाया बच्चे, बनाया, लेकिन उनकी टेक्निक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए कंट्रीब्यूशन इनको दिया गया। ठीक है। अब बच्चों, ये तो अननोन बैक्टीरिया से मिल गई डिजायर्ड जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये नोन बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये नाम है इस बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया से का ये रहा न्यूक्लियोइड डीएनए, ठीक है, और ये रहा इसका प्लाज्मिड डीएनए, ये इसका प्लाज्मिड है, ये इसका प्लाज्मिड है। निकाल लो, अरे इसके प्लाज्मिड से तो सिर्फ जीन निकाली, इसके प्लाज्मिड से तो सिर्फ जीन निकाली, लेकिन इसका तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड ही निकाल लिया, इसका तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड निकाल लिया। इसे कहेंगे नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। नेटिव का मतलब है बच्चे नेचुरल प्लाज्मिड, मतलब सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला अरे लैम्डा फेज भी तो एक सेल से लैम्डा फेज भी तो बच्चे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसका डीएनए ले तो किसी और का डीएनए किसी और में ट्रांसफर करने में मदद कर सकता है, वेक्टर का काम करता है। प्रवीण, लैम्डा फेज वेक्टर का काम करता है, जीन को एक से दूसरे सेल में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है ये बिल्कुल आएगा, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे, आएगा। ठीक है। अभी बच्चों सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला, पुतिन जी नेटिव मतलब देख लो, लिख दिया मैंने, नेचुरल,
नेचुरल प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, इसे ले लिया गया एज वेक्टर। किस तरह लिया गया? एज वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर की तरह लिया गया। कहानी आगे की वही है, आगे कहानी वही है। क्या कि भाई दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो और जोड़ दो डीएनए लाइगेज से, तो इन दोनों डीएनए को जोड़कर बना दिया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया गया, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ दो, डीएनए लाइगेज से जुड़वा दो, लो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया। इनकम्पसेस मतलब जो इंक्लूड करता है दोनों को, पुराना बायोटिक नया बायोटिक दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, अच्छा सुनो बच्चों, अब फिर से रिकैप कर रहा हूं, आगे की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अननोन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकाला गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से निकाल लिया गया पूरा का पूरा उसका नेचुरल प्लाज्मिड, दोनों को सेम एंजाइम से काटो, स्टिकी एंड आ गए, डीएनए लाइगेज से जोड़ दो, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया, या हाइब्रिड डीएनए या काइमेरा डीएनए। अरे नहीं, पहले से नहीं कटी है भाई, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला डीएनए है, जैसे पहले बताया था आदर्श, वही चल रहा है। ये तो रफ पे पढ़ रहे हो। आप क्या करना है, इसे होस्ट सेल में डालना है। कौन से होस्ट सेल में डालना है? ई कोलाई। चलो डालते हैं। देखो बच्चों, ये रही एक ई कोलाई, नॉर्मल ई कोलाई सेल। इसके पास खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है और कोई प्लाज्मिड नहीं है। ये नॉर्मल ई कोलाई सेल है, नॉर्मल ई कोलाई सेल है। अब इसमें प्लाज्मिड तो है नहीं, मतलब इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है। ठीक है, अब इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर और ये इसमें डाल दो। मेरा कहने का मतलब ये ई कोलाई है, ये ई कोलाई का खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है। डाल दो होस्ट सेल में ई कोलाई में, किसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ये लो भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया ई कोलाई में। तो आपको नहीं लग रहा बच्चे क्या कि मैंने ई कोलाई को एक नई प्रॉपर्टी दिला दी? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी सैल्मोनेला के प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गई, बिल्कुल हो गई। भाई उनकी मर्जी, ई कोलाई में डाले या किसी में भी डाले, सही है। तो सुनो बच्चों, अब इसे बोला जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। इस ई कोलाई को बच्चों अब एक नई प्रॉपर्टी मिल गई ना, इस ई कोलाई को एक नई प्रॉपर्टी मिल गई। अरे इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिल गई, तो अब ये एंटीबायोटिक देने पर नहीं मरेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गई। भाई उसको ई कोलाई क्यों यूज करते? भाई उनकी मर्जी, ई कोलाई यूज करे, किसी में भी डाल सकते, उनकी मर्जी थी ई कोलाई में डालना तो ई कोलाई में डाल दिया। सही है, समझिएगा मेरे। तो समझो मेरी बात, ये जो ई कोलाई था बच्चे, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं थी। अगर इसे एंटीबायोटिक वाले मीडियम में रख देता ना तो मर जाता, लेकिन अब नहीं मरेगा, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई बन गया ना। सही है, ओके डन। ओके, अब बच्चों इसको कल्चर करा लो, अरे मल्टीप्लाई करा लो, करोड़ों बना लो। अगर मैंने ई कोलाई करोड़ों बना लिए, कुछ भी यूज कर सकते हो होस्ट सेल की तरह। पुतिन जी उन्होंने ई कोलाई यूज किया, अभी हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो नहीं लग रहा करोड़ों ई कोलाई हो जाएंगी? तो इस जीन की करोड़ों कॉपी बन गई या नहीं? मतलब बच्चों, आपको नहीं लग रहा मैंने करा दिया क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन? क्या करा दिया? क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अगर मैं
ई कोलाई को मल्टीप्लाई करा दूं, करोड़ों बना दूं। अरे यार सैल्मोनेला ही क्यों? अरे भाई उनकी मर्जी, जिस पर एक्सपेरिमेंट करे। आप बोलोगे तो अगली बार आपकी जीन ले लेंगे। जब मैं पढ़ाने बैठूंगा तो आपके सेल की जीन ले लेंगे, इंसुलिन जीन। फिर ये ना बोलना सर मेरी ही क्यों। ठीक है, तो अपनी मर्जी है, दूसरा भी होस्ट ले सकता। ओके, तो सुनिए मेरी बात, एक बार ही एक अननोन बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाली गई। बैक्टीरिया और इकोलाई के प्लाज्मिड में कुछ सिमिलरिटी होती है। प्लाज्मिड है बच्चे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वो तो रहेगा ही। बैक्टीरिया का बैक्टीरिया सेम ही है। हाँ, तभी तो ये डाला मानसी, ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ जाए। अब मैं ये बोल रहा हूं, एक अननोन बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली गई, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया गया, दोनों को सेम एंजाइम से काटा, डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसे ही कोलाई में डाला जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। अब उसमें डाल दो तो उसको प्रॉपर्टी मिल गई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। अब मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई कराओगे तो करोड़ों ई कोलाई हो गई, तो करोड़ों कॉपी हो गई ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की। सही है, ये था इनका एक्सपेरिमेंट। क्लोनिंग का मतलब मल्टीपल कॉपी बनाना, कई बार बोल चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो इम्यून सिस्टम ह्यूमन में है बच्चे, ई कोलाई में थोड़ी ना है। तो क्या ये ओके है? कल्चर हो गया, मल्टीपल कॉपीज बन गई, दैट्स ऑल। ये था बच्चों इनका एक्सपेरिमेंट। तो एनसीईआरटी कहती है, ध्यान से सुनिएगा, इनका एक्सपेरिमेंट जहां खत्म होता है, हाँ पहले से नहीं था प्लाज्मिड। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। एनसीईआरटी कहती है अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो क्या करना होगा? आगे डीएनए निकालो विद डिजायर्ड जीन। क्या करो? डीएनए निकालो विद डिजायर्ड जीन। ठीक, फिर उसे होस्ट प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लो, फिर उसे डाल दो होस्ट ऑर्गेनिज्म में। क्या लिखती है एनसीईआरटी? बेसिक स्टेप्स। जेनेटिकली अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है तो बेसिक स्टेप क्या है? पहला, डिजायर्ड जीन निकालो। डिजायर्ड जीन जब मिल जाए तो उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दो। होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के बाद उसे मल्टीप्लाई करो ताकि उसके बच्चों में भी वो डिजायर्ड जीन जाए। जब ई कोलाई 1 से 2 होगा तो ये डिजायर्ड जीन भी तो दोनों ई कोलाई में जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है एंटीबायोटिक से ना मरने देना। नॉर्मल ई कोलाई मर जाता था, ये नहीं मरेगा। सारे ई कोलाई में प्लाज्मिड नहीं होता, नहीं, सारे ई कोलाई में प्लाज्मिड नहीं होता, ये नहीं बोल रहा। ई कोलाई कई तरह के होते हैं, कुछ में प्लाज्मिड होगा, कुछ में नहीं होगा, लेकिन जिसमें नहीं है उसको यूज किया है। सही है, ठीक है बच्चों, ये था इंट्रोडक्शन। ये था इंट्रोडक्शन। बिल्कुल पुतिन जी बिल्कुल बोल रहे हैं, निकालो, ठीक है, काटो, जोड़ो और होस्ट में डालो। सही है। मोहम्मद आबिर, हैप्पी बर्थडे बच्चे, ब्लेस यू। ठीक है, अच्छा बच्चा, तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट अननोन बैक्टीरिया का क्यों नहीं ऐड करो? अरे तो होस्ट सेल की मदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर ही जाएगा ना बच्चे, नहीं वहां रेप्लिकेट नहीं करेगा। ठीक है, एकांश डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेगा। पता है ये जो डीएनए तूने निकाला है इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, इसके पास है, तो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूज करके ये रेप्लिकेट करेगा। वहां पढ़ेंगे आगे, आगे के सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, आइए बच्चों, ये अभी इंट्रोडक्शन हुआ है, चैप्टर नहीं। अब चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर पता है किस चीज से शुरू होगा? इससे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चैप्टर कहां शुरू होगा बच्चों? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहां से शुरू होता है चैप्टर बच्चों। टूल्स बच्चों, इस चैप्टर में ना हमें दो ही चीज पढ़नी है, दो ही चीज पढ़े, वो मैं बताऊंगा ना कहां हो रही है कहां नहीं है जब चैप्टर कंटिन्यू होगा। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। होस्ट का क्या मतलब है? जिसमें डीएनए डाला उसी को होस्ट कहते हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था भाई साहब लोगों, अभी आएगी चीजें। रौनक जी आपका भी जवाब आएगा, अभी नहीं, अभी इंतजार करो।
अभी नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ना है जितना बताया। अभी सुनो, देखो बच्चों, इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है। पहला है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है? टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक टॉपिक। दूसरा प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बस ये 2 चीज। तो पहला पढ़ रहे हैं टूल्स। टूल्स में बच्चों 4 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है टूल के नाम पर एंजाइम्स। दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर डीएनए, ये जो बोल रहे हो ना क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या है, सब पढ़ेंगे डिटेल में। एक पढ़ेंगे, कुछ लोग बोल रहे होस्ट क्या है, होस्ट सेल भी पढ़ेंगे, होस्ट सेल भी पढ़ेंगे। डिजायर्ड जीन क्या है ये भी पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना चैप्टर शुरू हो जाएगा। होस्ट सेल क्या है ये सब पढ़ेंगे बच्चों। एंजाइम्स, एंजाइम्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ना पढ़े कैसे चल जाएगा, पढ़ना है। कल्चर करने से क्लोनिंग होगी डिजायर्ड जीन की। कल्चर करना मतलब मल्टीप्लाई कराना, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराओगे तब क्लोनिंग आएगी। ठीक है, देखो बच्चों, टूल्स में एंजाइम्स है, वेक्टर डीएनए, डिजायर्ड जीन है और होस्ट सेल है। पहला पढ़ने जा रहे हैं क्या? इंस्टेंस मतलब गिवन टाइम, फॉर इंस्टेंस, फॉर द गिवन टाइम। देखो बच्चों, पहला टूल हमें पढ़ना है एंजाइम्स। थोड़ा गौर करिए बच्चों, अब चैप्टर शुरू हो गया। पहला टूल है एंजाइम्स। पता है पहली एंजाइम क्या पढ़ेंगे? पहली एंजाइम पढ़ेंगे हम लाइजिंग एंजाइम या लाइटिक एंजाइम्स। लाइजिंग एंजाइम या लाइजिंग एंजाइम क्या होता है ये? अरे कुछ नहीं, सेल की लाइसिस के लिए। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं। अरे भाई सुनो, सेल से डीएनए निकालना है ना, सेल की बाउंड्री तोड़ना पड़ेगा। सेल की बाउंड्री तोड़ो तब ना बाहर डीएनए निकालोगे। बस सेल की बाउंड्री तोड़ने के लिए यूज होते हैं। मैं लिख दूं और बोलो फॉर ओपनिंग द सेल, सेल को खोलने के लिए। फॉर ओपनिंग द सेल्स, किस लिए? टू गेट डीएनए, टू गेट डीएनए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए डीएनए चाहिए। वो डीएनए कैसे निकलेगा? सेल की बाउंड्री तोड़कर, सेल की बाउंड्री तोड़कर। सही है, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे? आ जाओ। मान लो बच्चों, आपको बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकालना है। क्या? बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकालना है। अरे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ो। बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए जो लाइटिक एंजाइम यूज होगी वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगी? डाइजेस्ट कर देगी बैक्टीरियल सेल वॉल को। भाई डीएनए निकालना है तो आगे तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तोड़ो। ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आगे ये बाउंड्री तोड़ो तब ना डीएनए निकलेगा। तो अगर बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है, अगर उससे डीएनए निकालना है तो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ो। किससे तोड़ोगे? लाइसोजाइम से। प्रीति यादव जी, जो भी एलियन पीस जो आप बोल रहे हो ना, सब पता चलेगा बच्चा, चिंता ना करें। ठीक है, लाइसोजाइम। अगर मान लो ये फंगल सेल है तो फंगल सेल वॉल तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम यूज करो। अरे फंगल सेल से डीएनए निकालना है तो फंगल सेल वॉल तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम यूज करो। और अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल से डीएनए निकालना है तो प्लांट सेल से डीएनए निकालना है तो सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम यूज करो। सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम ये क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे प्लांट सेल वॉल। कुल मिला के सेल कोई सी भी हो, सेल वॉल डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, सेल वॉल हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बचा क्या बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। क्या बचा? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की। क्या? लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लाइपेज और प्रोटीएज डाल देंगे। लाइपेज और प्रोटीएज। लाइपेज लिपिड डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएज प्रोटीन, तो डाइजेस्ट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करने के लिए अगर आप अपनी सेल से डीएनए निकालना चाह रहे हैं तो वो, अरे ग्लाइकोकैलिक्स तो अलग सी लेयर है, वो
ठीक है ना, लाइसोसाइम से सब डिस्ट्रॉय हो जाना है, ठीक है सुरेश। तो मैं बोल रहा हूं अगर मेरी सेल से डीएनए निकालना है तो लाइपेज प्रोटीएज डाल दो, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा, सेल खुल गया। लो तो कुल मिला के सेल को खोलना है ताकि डीएनए निकाला जाए, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के लिए कोई अलग से एंजाइम नहीं यूज करनी है, इसी से सब कुछ हो जाना है। तो बच्चों ये हो गया। अब बात पहली एंजाइम हो गई भाई सेल से डीएनए निकालने के लिए। अब बच्चों डीएनए को काटने के लिए, अबे आरएनए भी तो हद करते हो यार, सेल की बाउंड्री तोड़ रहा हूं, आरएनए कहां से आ गया बाउंड्री में। अच्छा दूसरा बच्चों, दूसरी एंजाइम जो हमें पढ़नी है वो है क्लीविंग एंजाइम। कौन सी? क्लीविंग एंजाइम। अरे कुछ नहीं, न्यूक्लियस को बोल रहा हूं। क्लीविंग एंजाइम मतलब बच्चों दूसरा नाम दे देता हूं, न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस एंजाइम। अरे कुछ नहीं, डीएनए काटेंगे, ये डीएनए काटेंगे। अब ये दो तरह के हैं बच्चों, ये दो तरह के हैं। अगर एंड पर काटे तो एक्सोन्यूक्लियस, एंड पर काटे तो एक्सोन्यूक्लियस, बीच में कहीं काटे तो एंडोन्यूक्लियस। सही है ना? तो देखो एक्सोन्यूक्लियस में ये मान लो डीएनए है, मान लो ये डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को यहां से और यहां से काट देगा। तो फिर कैसा हो गया? एंड पर काटा ना यार, तो डीएनए ये रहा और एंड का टुकड़ा जो काटा वो ये रहा। तो एक्सोन्यूक्लियस ने क्या किया? कट किया डीएनए को एट द एंड्स। जो डीएनए को एंड पर काटे, जो डीएनए को एंड पर काटे, सही है, जो डीएनए को एंड पर काटे उसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। सही है। और एंडोन्यूक्लियस, ये ना एंड पर जो काटे वो एक्सो, जो बीच में कहीं काटे वो एंडो। कट विद इन द डीएनए, कट विद इन द डीएनए। गौर करो जरा, मान लो ये डीएनए है, मान लो एंजाइम ने डीएनए को यहां से कहीं से काट दिया, तो भाई फिर तो डीएनए के टुकड़े तो हो गए, लेकिन बीच में कहीं काटा ना, तो इसे क्या बोलोगे? एंडोन्यूक्लियस। सही है। और एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जाम्पल है, एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बच्चों एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सही है। तो चलिए पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। खास तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही है, तो एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। साहिल बदेसरा कह रहा है रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनेगा उसके लिए बैक्टीरिया और सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड सिमिलैरिटी नहीं, सेम एंजाइम से कटने की साइट होनी चाहिए। सही है। हाँ, तो बच्चों एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मेन अब हमें जो पढ़ना है अभी वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, यही है मेन, जिसे शॉर्ट में आरई कहेंगे। इसी को मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे, कैंची। अरे ये चाकू बोल दो, अरे काटना है, अब चाहे चाकू बोलो या कैंची बोलो एक ही बात है। हाँ सर्कुलर हुआ तो कुछ नहीं होगा भाई, है ना, एंडो बस रहेगा। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बच्चों स्पेशल टाइप, बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, ये स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस है बच्चों। और पता है किस में पाया जाएगा? केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में। किस में पाया जाएगा? केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। हाँ एंडोन्यूक्लियस भी तो न्यूक्लियस का ही टाइप है, तो मैं बोल रहा हूं ये स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस है जो कि केवल और केवल प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। ये तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। सही है। दूसरी बात बच्चों,
पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पता है किसने डिस्कवर किया था? हिंड सेकंड ने। हिंड सेकंड है पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पता है एनसीईआरटी किसे बोलती है? पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एनसीईआरटी हिंड सेकंड को कहती है। तो हम भी हिंड सेकंड ही कहेंगे। किसने डिस्कवर किया भाई? तो डिस्कवर किया स्मिथ ने। किसने बच्चों? स्मिथ ने। ईकॉर फर्स्ट एंजाइम, ईकॉर फर्स्ट एंजाइम, इसे किसने डिस्कवर किया? एर्बर ने, नाथन ने और स्मिथ ने। एर्बर, नाथन और स्मिथ ने। सही है, ठीक है। देखो बच्चों, आज तक 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए जा चुके हैं। मोर देन 900 से ज्यादा टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए जा चुके हैं। किससे? फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन मतलब वेराइटी। 230 से ज्यादा वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया से 900 से ज्यादा आरई खोजे जा चुके, आइसोलेट किए जा चुके हैं। ये अभी कहानी वाली पार्ट बता रहा हूं। मोर देन 900 डिफरेंट टाइप्स ऑफ restriction endonuclease have been isolated. More than 900 different type of restriction endonuclease को isolate किया जा चुका है। कहां से? From over 230 variety of bacteria, या बोलो strains of bacteria। ये तो कहानी की बात है। हिंड फर्स्ट जो है ना बच्चे, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम नहीं आती, इसलिए नहीं गिनते। हिंड सेकंड को बोलते हैं। सही है। तो मोर देन 900 अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए जा चुके हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सही है। अब ये तो कहानी वाली बात हुई बच्चों। अब कॉन्सेप्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलो या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलो, एक ही बात है। ठीक है। किसे काटता है, क्यों काटता है, वो तो अब पढ़ेंगे ना। आगे क्यों भाग रहे हो? अब सुनो बच्चों, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये डीएनए को काटते हैं। पता है कहां काटते हैं? स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर। कहां काटते हैं? स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर डीएनए को काटते हैं। और जहां पर ये डीएनए को काटते हैं, उस सीक्वेंस को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। क्या बोल रहे हो बच्चों? ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटते हैं, और जहां पर ये काटते हैं डीएनए को, उसे रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो होते हैं, आप सब जानते हो, ये पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं, है ना? याद है, बताया था, उल्टा सीधा एक समान। जैसे मलयालम है ना, मलयालम है, मैडम है, राइट से पढ़ो तो मैडम, लेफ्ट से पढ़ो तो मैडम। नितिन, कनक, ये राइट लेफ्ट से एक जैसा रीड करते हैं, ये होते हैं पैलिंड्रोमिक। तो जो डीएनए में अगर ऐसा दिख जाए तो उसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। सही है। एग्जाम्पल देता हूं ना अगली स्लाइड में। देखो, मान लो ये एक डीएनए है बच्चों, ये एक डीएनए है। यहां पर है GAA-TTC। आप सब जानते हो, ईक और फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को वहीं काटेगा जहां ये मिले। तो ईक और 1 का ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। ये ईक और 1 का, सुरेश कुमार रुक जा, इंतजार कर, 5 साल बाद वो सब भी पढ़ेंगे, चिंता ना कर। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट ईक और फर्स्ट ने GATTC
पर काटता है। और याद है जी और ए के बीच काटता है। तो ई कार्बन का रेस्ट्रिक्शन साइट ये है। समझ रहे मेरी बात? ठीक। तो पैलिंड्रोमिक ही तो है, पढ़ो ना इधर से GATTC, इसको पढ़ो GATTC, इसे GATTC, इसे भी GATTC। तो सेम सीक्वेंस रीड करता तो पैलिंड्रोमिक है। एनसीईआरटी क्या लिखती है देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एनसीईआरटी कहती है वो है हिंड सेकंड। किसने खोजा? स्मिथ ने। और एनसीईआरटी कहती है इसका कैरेक्टर 5 साल बाद पता चला। क्या कैरेक्टर? कैरेक्टर ये कि वो डीएनए को कहां काटता है ये कब पता चला। तो देखो हिंड सेकंड का एग्जांपल देता हूं। हिंड सेकंड एंजाइम पता है डीएनए को कहां काटता है? जहां भी उसे मिल जाए GTC GAC, GTC GAC। अब पता है कहां काटेगा? बीचों बीच। सही है। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि हिंड सेकंड कहां काटता है ये याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो सिर्फ ये लिख दिया कि कहां इसका कैरेक्टर 5 साल बाद पता चला, लेकिन ये थोड़ी ना पूछेगा कि कहां काटता है, कितने साल बाद पता चला। कहां काटता है वो ध्यान रखना है। तो इसका GTC GAC है, ई कार्बन का। ये एक और एग्जांपल देता हूं, HAE थर्ड। पता है ये डीएनए कहां काटता है? जहां भी इसे मिल जाए GGCC, बीचों बीच काटता है। अब पैलिंड्रोमिक है बच्चों, GGCC GGCC, GTC GAC, GTC GAC, है कि नहीं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। समझ रहे हैं? अच्छा, तो मैंने बोला बच्चों हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मान लो ई कार्बन मैंने यहां छोड़ दिया, मैंने क्या बोला? ई कार्बन 1 यहां पर छोड़ दिया, वो पूरा डीएनए देख रहा है। अगर डीएनए में GATTC है तो वो डीएनए को काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। अगर GATTC है डीएनए में तब काटेगा ई कार्बन डीएनए को, नहीं तो नहीं काटेगा। समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों हर एंजाइम का, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है जो कि विच मे बी 4, 6 और 8 बेस पेयर लॉन्ग। जैसे देखो ना, ई कार्बन का रेस्ट्रिक्शन साइट 6 बेस पेयर लंबा है, इसका 4 बेस पेयर लंबा है। तो हर एंजाइम का एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। वो डीएनए को वहीं पर काटते हैं। 4 से 8 बेस पेयर लंबा हो सकता है। अब सर डीएनए काटते तो हैं सर, लेकिन कहां काटते हैं? क्या काटते हैं? बच्चे डीएनए को काट रहा है ना, मतलब क्या काट रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या काट रहे हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अरे सीधा सीधा बोलो ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटते हैं। कैसे काटते हैं? पानी डालकर। बोले तो हाइड्रोलाइसिस। क्या? पानी डालकर, हाइड्रोलाइसिस से। तो देखो मैं, और दोनों स्ट्रैंड काटेंगे, ध्यान से, दोनों एंड काटेंगे, दोनों स्ट्रैंड काटेंगे, और सेम 2 बेसिस के बीच, सेम 2 बेसिस। अगर GA के बीच ऊपर काट रहा है तो नीचे भी G और A के बीच काटेगा। फिर से सुन लो बच्चों, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काटेगा और सेम 2 बेस के बीच। ऊपर अगर GA के बीच काट रहा है तो नीचे भी GA के बीच काटेगा। ऊपर G और C के बीच काट रहा है तो नीचे भी G और C के बीच काटेगा। सही है? तो ध्यान से देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ब्रेक, क्या ब्रेक करते हैं भाई? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दे ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। या बोलो क्या तोड़ते हैं? नीट में आ चुका है क्वेश्चन, क्या तोड़ते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या तोड़ते हैं बच्चों? शुगर फॉस्फेट बैकबोन तोड़ते हैं। कहां? इन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, दोनों स्ट्रैंड पर, इन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बहुत क्रूशियल लाइन है, बहुत क्रूशियल है। कौन से प्रोसेस से? पानी डालकर भाई, बाय प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। बहुत क्रूशियल लाइन है ये आखिरी वाली। शुगर फॉस्फेट बैकबोन तोड़ेंगे या
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे भाई, प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, बस बच्चों क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं मैं, 2-3 मिनट, हाँ सुन लीजिए बच्चों। एनसीईआरटी ने बताया है कि ये डीएनए को कैसे काटते हैं, डीएनए को कैसे काट, बस एनसीईआरटी। हाँ बच्चों ध्यान से, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं, चिंता ना करें। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि फॉस्फोडाइस्टर, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कैसे काम करते हैं। आगे मैं समझा देता हूं, फिर बताऊंगा एनसीईआरटी में क्या है। आगे चलो बता ही देता हूं। आप याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले पेज नंबर 166 नई एनसीईआरटी में, पुरानी में 196, सही है। पेज नंबर 166 किसमें? नई एनसीईआरटी, पुरानी में 196। वो डायग्राम नहीं दिखाया था जीएटीटीसी वाला? हाँ बिल्कुल शीतल, बिल्कुल सही पकड़े। तो वो जो डायग्राम बनाया ना बच्चे, उसके जस्ट ऊपर का एक पैराग्राफ समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा। गोविंद एक्टिवली काटेगा भाई, ध्यान से देखो। अब सुनो, ध्यान से समझ रहा हूं। वो 196 या 166, नई में 166, पुरानी में 196। डायग्राम के ऊपर एक पैराग्राफ है, वो समझाना चाह रहा हूं, बस फिर क्लोज करता हूं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी कहती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करेंगे। फर्स्ट, दे इंस्पेक्ट द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए। पूरे इंस्पेक्ट करना मतलब जांच करना, जांच करना। पूरा लेंथ ऑफ डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जांच करेगा। डीएनए से जुड़ा नहीं है अभी डीएनए से जुड़ा नहीं है, डीएनए से जुड़ा नहीं है। अरे 196 होगा यार, जहां पर डायग्राम बना था उसके ऊपर। हाँ, एनसीईआरटी कहती है पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट करेगा, जांच करेगा पूरे लेंथ ऑफ डीएनए की, देखेगा कि मेरा रेस्ट्रिक्शन साइट है या नहीं। ECOR1 छोड़ा है मैंने, खोज रहा है मेरा साइट है या नहीं। अगर नहीं मिला तो डीएनए से नहीं जुड़ेगा। अगर इंस्पेक्शन के दौरान, जांच के दौरान इसे मिल गया अपना साइट, तो जाकर डीएनए से जुड़ जाएगा, जाकर डीएनए से जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद काट देगा। अगर रेस्ट्रिक्शन साइट मिला तो जुड़ेगा, और अगर जुड़ गया तो फिर डीएनए को काटेगा। वही सेम 2 बेसेस के बीच, सही है बच्चों। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कैसे काटते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नहीं मैं अब क्लोज कर रहा हूं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बता दिया। अब दिमाग में ये आ रहा है यार कि बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो क्यों है, क्या फंक्शन है, वो भी तो देखना है। लेकिन वो रेस्ट टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास, सही है। अगली क्लास में आपको वेक्टर भी पता चलेगा, ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, रेस्ट टू बी कंटिन्यूड, राइट। आज जितना पढ़ा है इसे पढ़ लीजिए बच्चों। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को बहुत उलझा के लिखा है, कहीं इस पेज भागना पड़ता है, कहीं उस पेज भागना पड़ता है, सीक्वेंस बनता ही नहीं है। तो हाँ, अगला चैप्टर बिल्कुल सही लिखा है, वहां कुछ इधर उधर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड सॉरी फॉर वेटिंग, है ना। चलो देखते हैं, बाय बाय बच्चों।